हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सिक्स क्लास ज्योग्राफी का 8 लेसन, जिस लेसन का नाम है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो इस लेसन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ें, इस लेसन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। मौसम किसे कहते हैं? जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। तो मतलब दिन प्रतिदिन जो होने वाले परिवर्तन होते हैं हमारे वायुमंडल में, उसे हम मौसम कहते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, जिसे हम सर्दी भी कहते हैं। मार्च से मई तक गर्म मौसम, जिसे गर्मी। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम, जो कि शरद ऋतु के तौर पर जाना जाता है। अब हम बात करते हैं ठंडे मौसम में। देखिए, इसमें होता यह है कि सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान बहुत ही कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। दिन के समय जो गर्म एवं शुष्क पवन बहती है उसे हम लू कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब यह पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। अब हम बात करते हैं मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भागों, विशेषकर तमिलनाडु में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु का कहते हैं। ठीक है, मतलब अनेक वर्षों में जो मापी गई जो हमारे मौसम की औसत दशा होती है उसे जलवायु कहा जाता है। और मौसम जो होता है वो दिन प्रतिदिन के हिसाब से निकाला जाता है, मतलब उसको कहते हैं हम, जो हमारे वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है दिन प्रतिदिन, उसको मौसम कहते हैं। और जो अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा होती है उसे हम जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचावाच पर निर्भर करती है। ऊंचावाच का मतलब होता है जमीन की, आप कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाका है या मैदानी इलाका है, उस पर भी निर्भर करती है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। लेकिन जो पेपर में जो पूछा जाता है वो ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि कहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है दुनिया में, तो वो है मेघालय में स्थित मौसिनराम में। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति। कुछ पौधे छोटे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे। बहुत से लंबे वृक्ष भी होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती है, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत ही कम होती है, जैसे नारियल। अब हम बात करते हैं घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से मतलब उगते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। मतलब इसमें इंसान का कोई रोल नहीं होता घास, झाड़ियाँ और पौधे को उगने में, तो उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। अब हम बात करते हैं हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। देखिए, वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं, तथा वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसे पेड़ ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की मतलब जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को भी रोकते हैं। अपरदन का मतलब होता है जैसे बाढ़ हो गया, पानी हो गया, हवा
से क्या होता है, मिट्टी अपनी जगह को छोड़ के वहाँ से अपरदित हो जाती है, अपनी जो पकड़ है उसकी कमज़ोर हो जाती है। वर्षा उसका कारण कुछ भी हो सकता है, वर्षा हो सकती है, पवन हो सकते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं, उस मिट्टी को बांधे रखते हैं, तो उस अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास भी होते हैं। वनों को हम कैसे बचा सकते हैं? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल भी कर सकते हैं। वन महोत्सव का मतलब होता है कि वन को बचाने के लिए एक हम त्यौहार मना सकते हैं, लोगों में जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वन्य प्राणी की। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्र पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अलावा बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। उनमें किंग कोबरा जैसे हम बोलते हैं एवं करेत प्रमुख है। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्त परियोजना जैसी परियोजना को शुरू किया है। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, अक्टूबर के पहले सप्ताह को, ताकि वन्य जीवों के निवास को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता पैदा की जा सके। अब हम बात करते हैं प्रवासी पक्षी जो कि दूसरे देशों से भारत आते हैं। कुछ पक्षी जैसे पिंटेल, बत्तख, करल्यू, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम है, वो आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है, जिसका नाम याद रखिएगा, लिटिल स्टिंट। तो दोस्तों इस लेसन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने उन्हीं को डिस्कस किया है और बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली इसी तरह की वीडियो मिल सके। धन्यवाद।